हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। चलो समय वेस्ट न करते हुए चालू हो जाते हैं। 12th फिजिक्स का हम टॉपिक लेके चल रहे थे पिछले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर डेफिनेशन से अगर मैं बताऊं तो हमने क्या देखा था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। मतलब अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है जो कि पूरी तरह से बंद है, तो उसमें से उसके यूनिट एरिया से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, उसे हम क्या नाम से रिप्रेजेंट करते थे बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था और मेरा वीडियो खत्म हो चुका था, पर फिर भी एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। क्या था कि मान लो अगर ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, अगर चार्ज रखा है दैट मीन्स कंफर्म है कि वहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि टोटल फ्लक्स निकालना है इस पूरे क्लोज सरफेस से जो पास हो रहा है उससे। तो हमने छोटे छोटे एरियाज ले लिए, डीएस ये छोटे छोटे एरिया ले लिए। तो वहां पर हमने क्या देख लिया कि हर एरियाज पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमें जो फाई निकालना, फाई मीन्स वही फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो किसके इक्वल होगा? ये सारे जो एरियाज हैं, सारे छोटे छोटे एरियाज से जो डी फाई मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो निकल रहा है उसका पूरा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस और डी फाई मीन्स छोटा फ्लक्स जो कि छोटे एरिया से पास हो रहा है, और उन सबको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरे क्लोज्ड सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही है उसका कैलकुलेशन हमारे सामने आ जाएगा। तो ये क्या था? डी फाई की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। ये डॉट लगाने की जरूरत नहीं, ई डी एस कॉस थीटा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ई वेक्टर डॉट टी एस, क्योंकि कॉस थीटा है दैट मीन्स ये डॉट प्रोडक्ट है। तो फाई इजिकल टू क्या आ गया? सरफेस इंटीग्रल। एस लिखा है मीन्स ये सरफेस इंटीग्रल भी है और साथ में सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि हमें क्लोज सरफेस के केस में इसको देख रहे हैं। तो ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये डी एस वेक्टर लिखा हो या ए वेक्टर लिखा हो, दोनों ही चीजें सेम है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उस सरफेस का एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये हम कल तक पढ़ चुके थे। आज हम हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसको हम पढ़ने वाले हैं, जो जिसका नाम है गॉस लॉ। ठीक है, तो आइए ध्यान देना बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद में यूं समझ लो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ के बाद उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर है जो चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो खत्म हो जाएगा। मीन्स हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर जाएंगे जो कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गॉस लॉ के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाता है। तो क्या है बच्चों, गॉस लॉ, इसको ऐसे लिखा जाता है गॉस लॉ। तो ये गॉस लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है, गॉस लॉ को अगर डेफिनेशन से लिख रहे हैं हम, तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप लिख सकते हो, डेफिनेशन आपको मिल जाएगी आपके भी बुक में भी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, थोड़ा अगर बोर्ड में इधर उधर होता है तो आप समझ जाना कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये जो लॉ है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि हमने अभी तक बातें किसकी करी बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, according to this law of electrostatic, the electric flux passing through a closed surface is देखो अब यहां पर अपना डेफिनेशन काम हो जाएगी, पूरी हो जाएगी कि इज 1/epsilon0। ये एप्सिलॉन का साइन है, आपको कूलम्ब्स लॉ में भी मैंने बताया था, वही अपना 1/4π0। तो ये वही एप्सिलॉन है जिसको क्या बोला जाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/epsilon0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन सरफेस। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड मतलब उसके अंदर जो है, एनक्लोज्ड मतलब बंद है, इनक्लोज्ड इन द सरफेस, टोटल इनक्लोज्ड इन द सरफेस। ठीक है बच्चों, ये गॉस लॉ की डेफिनेशन है।
क्या बोलती है डेफिनेशन? बहुत सिंपल है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कहां से पास हो रहा है? थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन द सरफेस। इसको अगर सिंपल वे में अगर मैं लिखना चाहूं डेफिनेशन के हिसाब से, तो जो फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1/ε0, और इधर ब्रैकेट में यू बोल दो कि टोटल चार्ज। ठीक है, मतलब एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर जो टोटल चार्ज है उसकी बात कर रहा है। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है कई बार, टोटल चार्ज को लिख दिया समेशन, ये समेशन का साइन, ये हमने मैथ्स में भी देखा है और फिजिक्स में भी देखा है, ये समेशन, ये ऐसा बड़ा होता है, जिसको कि क्या बोला जाता है? समेशन, मतलब जितने भी चार्ज है छोटे छोटे उन सबका जोड़ा जाता है। तो समेशन ऑफ चार्जेस, इसको ऐसा भी, क्योंकि टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज का क्या मतलब है? जितने भी छोटे छोटे चार्ज है उन सबका समेशन, ये भी लिखा जाता है कई बार। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मान लो जो छोटे छोटे चार्ज है वो Q1, Q2, Q3 ऐसे सारे चार्जेस है उसके अंदर, सरफेस के अंदर, और उसके डिवाइड में ε0। ठीक है, तो इसको एक कंप्लीट वे में अगर मैं लिख दूं तो फाई को आप ऐसा लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds लिख दिया, जो कि हमने इसके पहले जो इरेगुलर सरफेस के केस में देखा था कि ये सरफेस इंटीग्रल है E वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट ds वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर का। ये इक्वल है किसके? 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, जिसको कि ऐसा बोला जाता है समेशन Q लिख दो आप, समेशन ऑफ Q, ये भी हो सकता है, या फिर इसको ऐसा लिख दो 1/ε0 टाइम्स ऑफ जो सारे चार्ज है उनका समेशन को बोल दिया कि वो Q के बराबर, तो Q/ε0 भी लिख सकते हैं। मतलब ये हमारा गॉस लॉ का शुरुआती डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन किया नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो टोटल फ्लक्स है जो कि एक क्लोज सरफेस से पास हो रहा है वो किसके इक्वल होगा? 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। तो ये 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, और इसको फाई को किसके इक्वल लिखते हैं हम? E डॉट ds वेक्टर। ठीक है, तो ये बाय डेफिनेशन हुआ। अब हम थोड़ा सा ऐसा मूव ऑन करते हैं कि अगर हमारे पास दो अलग अलग केसेस हैं, अब वो दो केसेस क्या है आप समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी चीज है। दो केसेस किस तरीके से? पहला केस में ले रहा हूं कि व्हेन चार्ज, जब चार्ज हमारा कहां पर है? व्हेन चार्ज रिसाइड्स इनसाइड द सरफेस, व्हेन चार्ज रिसाइड्स इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर है। ओह, ये वाला केस क्या है? हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि ठीक है, गॉस लॉ के द्वारा हमने देख लिया है कि ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि एक क्लोज सरफेस से पास हो रहा है वो किसके इक्वल होगा? 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इन द सरफेस, या टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। ठीक है, तो अगर चार्ज हमारा सरफेस के अंदर है, केस कैसा बन सकता है कि मान लो ये हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, समझना बेटा बहुत अच्छी चीज है, ये सरफेस है जिसका नाम दे दिया एस सरफेस है। इसके अंदर अगर हमारे पास कोई चार्ज रखा हुआ है, क्या है? +Q चार्ज, ये चार्ज मेरा अंदर रखा हुआ। ठीक है, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेगी। तो हमें यूं समझ लो कि एक पी पॉइंट है जो कि सरफेस पर है, ये क्या है? पी पॉइंट है, वहां पर हमें इसकी गॉस लॉ की कैलकुलेशन करना है। केस ये है कि जब चार्ज अंदर है, व्हेन चार्ज रिसाइड इनसाइड द सरफेस, तो ये हमारे एक सरफेस हो गई जिसके अंदर एक +Q चार्ज है, और हम एक पी पॉइंट को यूं समझ लो कि हम एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं जिसका नाम हम हमेशा देते आए, क्या है? ds एरिया। ठीक है, इस ds एरिया का जो डायरेक्शन है, मतलब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, देखो फर्क इतना है कि अगर मैं इस एरिया की बात करूंगा, खाली एरिया की, तो मैं उसको क्या लिखूंगा? ds लिखूंगा, वहां पर वेक्टर नहीं लगाऊंगा। पर उसका अगर एरिया वेक्टर देखना है, उस सरफेस का जो एरिया वेक्टर देखना है, तो उसको मैं वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब ds वेक्टर लिखूंगा। ठीक है, समझना, चीजें बहुत सिंपल है। तो ये ds एरिया है मेरा और इसका एरिया वेक्टर है। ठीक है, ये एरिया वेक्टर है अगर हमारा, और ये हमारा पी पॉइंट है, और यहाँ पर मुझे वो कैलकुलेशन करना है। तो मैं सबसे पहले कहां पर जाऊंगा? इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं चीजें जाऊंगा अपने कूलम्स लॉ पर। कूलम्स लॉ पे क्यों जाऊंगा आप ये समझना कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ,
अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। देखो हर चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, हमें पता होना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, आपको याद नहीं होगा, शायद याद नहीं होगा, तो मैं आपको फिर से एक बार वापस याद दिला देता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने, क्या निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस, उसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है हमारी, उसकी कैलकुलेशन क्या थी, तो वही अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम देखने वाले हैं। तो उसको सिंपल ऐसे लिखूं कि क्या लिखा था हमने कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q एट पॉइंट P। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी किसी एक चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट P पर, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी, आपको याद ही होगा बच्चों कि E वेक्टर इज इक्वल टू क्या आता था, 1/4πε0 KQ/r²। तो Q मतलब अपना जो चार्ज था वो, और r² मतलब जो उसका सेपरेशन था, मतलब ये समझ लो कि इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या था, r। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग था, ठीक है, ये चीज हमें पता, ठीक है। केस क्या पढ़ रहे हैं कि जब चार्ज सरफेस के अंदर हो तब गॉस लॉ की कैलकुलेशन कैसे करना है, या फिर जब चार्ज सरफेस के अंदर नहीं हो तब गॉस लॉ की कैलकुलेशन करना है। सिर्फ दो ही केस है हमारे पास, तो आप ध्यान देना कि गॉस लॉ क्या होता है, हमने डेफिनेशन देख ली कि गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि क्लोज सरफेस से पास हो रहा है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज होता है, ठीक है। तो केस दे लिए उन्हें अलग अलग कि जब चार्ज सरफेस के अंदर है, तो सरफेस के अंदर है तो मतलब ये Q चार्ज है, इसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होती है, ठीक है। अब हमें पास क्या है, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये एरिया वेक्टर है, ये सरफेस है हमारी, छोटी सी सरफेस है, तो ये हमारा उस सरफेस का एरिया वेक्टर है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन हमारी यही है, कहेंगे यूं समझ लो कि ये ds वेक्टर की डायरेक्शन थी और यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है भैया, चार्ज हमारा कैसा है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, चार्ज से दूर, मतलब इस चार्ज से दूर, तो दूर मतलब यही वाली डायरेक्शन है, क्योंकि हमको इस पॉइंट पर देखना है ना, तो वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों, 0। एंगल कितना हो गया बच्चों, 0। तो हमारा जो d फाई हम निकालते हैं, d फाई क्या निकलता है बच्चों, E वेक्टर डॉट ds, क्या लिखते हैं हम, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जिसको लिखा जाता है E ds cos थीटा। अगर ये वेक्टर साइन हटा देंगे तो ईडीएस cos थीटा आएगा। एंगल कितना है, 0, तो cos 0, साइन 0 की 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1, मतलब हमें क्या मिलने वाला है, E डॉट ds। किसकी वैल्यू निकालते हैं बच्चों, d फाई की। तो d फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, E डॉट ds। तो d फाई इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो हम ये इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 1/4πε0 Q r², E की वैल्यू और डॉट ds, ठीक है। कुछ नहीं करा है, d फाई क्या आया था हमारा, E डॉट ds, E की जगह खाली जो E की वैल्यू है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आई थी उसको हमने यहाँ इक्वेशन में रख दिया। तो ये d फाई की वैल्यू आ गई हमारी, इसको बोल दिया मैं, मान लो इक्वेशन नंबर 2 है मेरी, और इसके पहले हमने d फाई कहाँ निकाला था, इक्वेशन नंबर, सॉरी इसको करने की जरूरत भी नहीं हमको, ठीक है। तो ये d फाई की वैल्यू आ गई। अब हमें d फाई की वैल्यू निकल गई, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, फाई की वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे करते हैं बच्चों, पता ही हमको, ये थोड़ा सा रब कर रहा हूं। अगर हमें d फाई की वैल्यू पता है तो फाई कैसे निकलता है, फाई मतलब टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो कि सरफेस में इंक्लोज्ड है, तो वो कैसे निकालते हैं हम, सरफेस इंटीग्रल ऑफ d फाई। तो d फाई की वैल्यू क्या है, ये ऐसी कैसे लिख दो यहाँ पर, Q ds अपॉन 4πε0 r², है कि नहीं, यही करते हैं ना। फाई अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, d फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो फाई निकल जाता है। तो ये जो d फाई की वैल्यू है इसको हमने वहां पर रखकर इसको अब इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, ये मैं रब कर रहा हूं ऑफिस में, ठीक है। अब देखो ये जो फाई निकलने वाला है, यहां पर एक Q
चार्ज है कांस्टेंट टर्म है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर, आर स्क्वायर ये भी बाहर, मतलब हमें जो सरफेस इंटीग्रल करना है वो इसके अंदर क्या आएगा, खाली डीएस आएगा। देखो इंटीग्रेशन है, खाली इंटीग्रेशन होता है तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, आर स्क्वायर को भी अंदर करते हैं, पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ पे लिख भी रहे हम कि कैसा है सरफेस इंटीग्रल, तो इसके अंदर खाली जो सरफेस वाली चीज आएगी, मतलब जैसे डीएस है, डीएस क्या है कि स्मॉल सरफेस है, तो उसी का इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा। अब हमें ये समझना है कि ये क्या चीज है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का क्या मतलब है, डायग्राम पर आ जाओ, वो इंटीग्रेशन समझा रहा हूं मैं कि अभी हमारा ये डीएस क्या है, छोटा सा हिस्सा है, इसी को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेट मतलब ऐसे छोटे 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 ऐसे सारे हिस्सों को जोड़ रहा हूं। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, सारी छोटी छोटी चीजों को जोड़ना, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस है मतलब ये तो एक पर्टिकुलर छोटे से हिस्से का, ये डीएस जो है ये एक छोटे से हिस्से को बता रहा है, और उसका इंटीग्रेशन मतलब ऐसे जितने भी छोटे हिस्से हैं सारों को आपस में जोड़ना है। सारों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये पूरा स्फीयर, ये एक प्रकार से जो सरफेस थी कैसी थी मेरी, स्फीयर सरफेस थी, स्फीयर था, ठीक है। तो अगर इस पूरे डीएस का मैं इंटीग्रेशन कर दूं मतलब हमारा पूरा स्फीयर बनकर आ जाएगा। तो हमारा पूरा स्फीयर का हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया, टोटल उस पूरे स्फीयर की सरफेस एरिया, ये डीएस 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 जोड़ देंगे तो पूरा हमारा स्फीयर आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस है, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या है, इस स्फीयर की रेडियस और ये 4 पाई, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। ये आप पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ा है आपने, 10th में भी पढ़ा है। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं है भैया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या दे देगा हमको, पूरा एरिया दे देगा, ठीक है। तो पूरा एरिया किसके इक्वल हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर भी कैंसिल, तो 5 इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या यही गॉस लॉ था, यही गॉस लॉ था ना हमारा कि 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, जो कि उस सरफेस के अंदर है। तो इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, खाली एक ही चार्ज है, प्लस क्यू, तो आ गया हमारा फॉर्मूला। तो ये हमारा गॉस लॉ। तो हमने सबसे पहला केस क्या पढ़ा है बच्चों, कि व्हेन चार्ज रिसाइड इन द सरफेस, मतलब सरफेस के अंदर है। अब हम दूसरा केस समझने की कोशिश करें। समझना बहुत अच्छी चीज है, सिंपल है, खाली दिखने के लिए ऐसी लगती वो हुई है डायग्राम है, ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन, पर जब आप इनको समझ लोगे लॉजिकली तो ये बहुत आसान लगने लग जाती है। और फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज्यादा घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप कंटिन्यूअसली अगर इन चीजों को देखते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाओगे, पर आपको इसको एक फ्लो में करते जाना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो, कुछ किसी वजह से आप गैप दे रहे हो, तो गैप दे रहे हो दैट मीन्स आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि फिर चीजें समझना, जब ज्यादा चीजें हो जाएगी ना तो हमें समझने में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली चीज थी हमारी, जब चार्ज हमारा कहा था सरफेस के अंदर। सेकेंड केस में क्या बोलूं कि व्हेन चार्ज, चलो ऐसा बोल दू इसको कि व्हेन देयर इज नो चार्ज इन द सरफेस, व्हेन देयर इज नो चार्ज इन द सरफेस, सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं, जो भी हमारी क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज नहीं है, मतलब वो कहीं कहीं बाहर है, इतना समझ लेना, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि अब हम सरफेस कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस। भैया चार्ज है ही नहीं तो क्या इतना गोल लेने की जरूरत है, स्क्वायर लेने की जरूरत, ठीक है। मैंने एक ऐसी सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली। इस सिलेंड्रिकल सरफेस का क्या मतलब है, मेरे को सिर्फ इतना सा है कि ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, इनको आपस में कनेक्ट कर, ठीक है। ये इसकी टोटल हाइट होती है, ठीक है। चार्ज हमारा सरफेस के अंदर नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल डेरिवेशन होगा, ठीक है ना। इसका मतलब यही बोल रहा हूं कि चार्ज जो है वो आउटसाइड है, सरफेस के अंदर नहीं है, सरफेस के बाहर है, ठीक है। तो इस केस में अब यहां पर क्या है भैया, हर केस हम गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, मतलब हमें क्लोज सरफेस चाहिए ही चाहिए। एक वर्ड और आएगा आपको आगे, गॉस लॉ का गॉसियन सरफेस, क्या गॉसियन सरफेस। तो ये वर्ड क्या है,
ये उस एक्चुअल में इसी सरफेस को बता रहा है कि कोई भी क्लोज सरफेस उसको गॉसियन सरफेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहां पर यूज हो रही है वो गॉस लॉ में, और गॉस लॉ में हो रही है उसको गॉसियन सरफेस बोल दिया। ठीक है, पर वो है एक्चुअल में वही क्लोज सरफेस हमारी। ठीक है, तो ये अगर हमारी कोई सरफेस है तो भैया ऐसा बोल दिया कि ये हमारा कोई पहला पोर्शन है, ये हमारा ए है, यहां पर एक क्लोज सरफेस बी है, ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, और एक हमारा पूरा उसका कर्व सरफेस है, तो उसको बोल दिया पॉइंट सी। ठीक है, इसके कर्व सरफेस को मैंने बोल दिया सी पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखेंगे कि इस क्लोज सरफेस का, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर का क्या होगा, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा। देखो उसमें भी हमने क्या देखा था, चार्ज के कारण एक पॉइंट पर मतलब सरफेस पर एक छोटा सा एरिया ले लिया था मैंने डीएस, और वहां पर मैंने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी थी, और फिर मेरा डेरिवेशन कर दिया। सेम चीजें हम यहाँ पर भी करने वाले कि यहाँ पर भी जो जो सरफेस आ रही है ये और ये वाली सरफेस, तो यहाँ पर भी इनका एरिया वेक्टर देखेंगे और वहां पर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इसको ds1 नाम दे दिया। भैया सरफेस अगर इस वाले राउंड की बात कर रहा हूं तो इसका एरिया वेक्टर इधर, इस वाले राउंड की बात कर रहा हूं इसका एरिया वेक्टर इधर, और अगर इस सरफेस की बात कर रहा हूं तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर रहेगा, ऑब्वियस बात। तो इसका एरिया वेक्टर किधर आ गया, इधर आ गया। वैसे इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, ds2 बोल दिया, उसका नाम इधर रहेगा। ठीक है, वैसे ये वाली जो सरफेस है ये सी मतलब एक कर्व सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ds3 नाम दे दिया उसको, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इस क्लोज सरफेस का, इस क्लोज सरफेस का, और इस पूरी जो कर्व वाली जो उस क्लोज सरफेस की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा कि अगर हमारा चार्ज कुछ प्लस क्यू बाहर है, सरफेस के अंदर नहीं है बच्चों, सरफेस के अंदर मतलब इसके अंदर होता तब की बात होती, पर अभी कहाँ है वो सरफेस के बाहर, मतलब ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज इधर से निकलेगी। मतलब इस केस में अगर इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमारी यही होगी, प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, चार्ज से दूर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर ये होगी। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर भी होगी, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज यहाँ से पास होगी वही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज यहाँ से बाहर भी तो निकलेगी ना, कि उससे ज्यादा निकल जाएगी नहीं। इसके बाहर से क्या निकल रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमने क्या लिया, एक सरफेस ली बीच में, उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज पास हो रही है वही हमें देखना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की एरो क्या होगी, ये, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की एरो क्या होगी, ये। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों। तो अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हियर क्या होगा, क्या देखेंगे, फ्लक्स एट ए, इस वाले पोर्शन में, फिर इस वाले पे और फिर इस वाले पे। तो यहां पर लिखेंगे फ्लक्स लिंक्ड एट सरफेस ए, लिंक्ड एट सरफेस ए, सरफेस ए पर जो फ्लक्स है उसकी कैलकुलेशन करना है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस, तो वही हम यहां पर भी लिखेंगे कि ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो तो उसका नाम ई ही है, और सरफेस का क्या फॉर्मूला है, सरफेस क्या नाम से लेके चले हम ds1, तो उसका नाम ds, पर यहां पर हम साइन लेंगे नेगेटिव। क्यों लेंगे, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों की डायरेक्शन क्या एक दूसरे की अपोजिट है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ये जो ds वेक्टर है, ds1 वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले ए सरफेस पर हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली, वैसे सरफेस बी पर भी फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, उसका क्या वैल्यू आएगी, समझ में ही आ गया होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई इंटू ds2, कोई डाउट नहीं। ठीक है, वैसे सरफेस सी है हमारी, उस पर फ्लक्स की कैलकुलेशन करना है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, देखो जरा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेगी, चाहे यहां पे देखो या यहां पर देखो, रहेगी तो यही ना, यही वाली। ऐसा तो नहीं कि उसके लिए अलग से ऊपर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगी, नहीं, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, मतलब ई डी एस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब सी पर जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ गई। इतने में कोई दिक्कत बच्चों, सिंपल चीज है कि जब चार्ज बाहर है, हमने एक सरफेस ले ली, सरफेस में ए सरफेस बी सरफेस सी सरफेस है, चार्ज बाहर रखा है, ठीक है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख ली और हम हमारा कैलकुलेशन करते जा रहा है। ठीक है, अभी डायग्राम में मिटा देता हूं ताकि ये जो डेरिवेशन इसे कंटिन्यू कर दूं। ठीक है, तो अब हमारा देयरफॉर करके टोटल फ्लक्स
जो टोटल फ्लक्स लिखा हुआ आएगा हमारा कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ जो अपने सिलेंड्रिकल सरफेस थी, सिलेंडर था बच्चा, सिलेंड्रिकल सरफेस, वो क्या आएगा, फ्लक्स टोटल, फाइट लिख देता हूं उसको मैं, तो वो किसके इक्वल होगा, फ्लक्स एट ए प्लस फ्लक्स एट बी प्लस फ्लक्स एट सी। देखो फ्लक्स एट ए कितना था, माइनस ई इंटू डी एस वन, बी पर कितना था प्लस ई इंटू डी एस टू, प्लस सी पर कितना था बच्चों 0। ठीक है, तो यहां से क्या निकल गया है, देखो बहुत अच्छी चीज है यहां पर, कि यहां पर माइनस का E इंटू डी एस वन है और यहां पर ई डी एस टू। एक्चुअल में डी एस वन और डी एस टू क्या था, उन सिलेंडर का दोनों सर्कुलर एरिया, सर्कुलर सरफेस, तो सर्कुलर सरफेस को डी एस वन डी एस टू अलग अलग लिखने की बजाय यूं समझ लो तो दोनों चीजें सेम थी, पर अभी हमने खाली डेरिवेशन को समझने के लिए दोनों चीजों को अलग अलग नाम दे दिया, इसको DS1 दे दिया, इसको DS2 दे दिया, उसको DS3 दे दिया, पर ये DS1 और DS2 दोनों है तो एक ही चीज ना, क्लोज सरफेस है, तो इन दोनों को अगर इक्वल रखते हैं तो ये माइनस का EDS1 प्लस के EDS1 को कैंसिल कर देगा, तो ये हमारा फ्लक्स जो है टोटल फ्लक्स वो कितना आ गया, 0 आ गया। जब चार्ज सरफेस के बाहर है तब, उसके पहले वाले केस में हमने जब चार्ज अंदर था तो हमने क्या करा था, फ्लक्स की कैलकुलेशन करी थी, तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, जो हमारे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आ रही थी वो आ रही थी। पर जब चार्ज सरफेस के बाहर है तब केस में हमने अगर फ्लक्स की कैलकुलेशन करी है तो हमारा जो टोटल फ्लक्स आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, 0 के इक्वल। तो इसका सीधा सा क्या मतलब होता है, सीधा सा मतलब ये है कि एक नोट बना के लिख लो आप, इसका सीधा सा मतलब ये है टोटल फ्लक्स 0 है, मतलब जितना फ्लक्स अंदर गया था उतना ही फ्लक्स बाहर निकल गया, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस के अंदर घुसी थी उतनी ही उसके अंदर उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस से बाहर हो गई। ठीक है, मतलब जो टोटल निकला है वो 0 निकल के आ गया। ठीक है, तो यू लिख दो कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस, the electric flux linked with a closed surface remains unaffected, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, remains unaffected by the presence of charge, outside that surface। भैया अगर आउटसाइड डेड सरफेस मतलब अगर सरफेस के बाहर हमारा चार्ज है तो जो उसके सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड था वो अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ऐसा लिख दो कि बिकॉज टोटल फ्लक्स मत बोलो, टोटल इनकमिंग फ्लक्स, क्या बोलो, टोटल इनकमिंग फ्लक्स, जो कि फ्लक्स अंदर घुसा था, टोटल इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग फ्लक्स, इज इक्वल टू, दिख रहा है ना आपको, हाँ, इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है ना बच्चों, क्या केस लिया था हमने कि हमारी सरफेस थी, मैं फिर से थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये हमारी सिलेंड्रिकल सरफेस थी। ठीक है, तो यहां से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर घुसी है उतनी ही तो उधर बाहर निकलेगी ना, कि मालूम ऐसा हो सकता है क्या, इधर से 3 घुसी है उधर से 10 निकल गई, जितना एरिया इधर था उतना ही एरिया उधर है, मतलब DS1 इधर था इधर DS2 था, तो मतलब ये दोनों एरिया इक्वल थे, दोनों का ही जो कर्व एरिया था वो सेम था, तो दोनों का कर्व एरिया सेम था, मतलब जितना इधर से निकलेगा उतना ही उधर से पार हो जाएगा। अगर इनमें एरियाज में अगर कुछ कम होता, कि अगर मान लो इधर का एरिया कुछ कम होता है, इस तरीके से ऐसा छोटा सर्कल होता, तो हम बोल सकते थे कि इधर से जितनी घुसी उधर जो है वो कम निकल कर आएगी। ठीक है, पर यहाँ तो सेम वाली केस था, तो सेम वाले केस में जो टोटल फ्लक्स इनकमिंग था वो उतना ही टोटल फ्लक्स आउटगोइंग है हमारा, मतलब उसको एक नोट लेके एक डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते। ठीक है, तो ये आपका गॉस लॉ का पहली चीज हमने देख ली है कि गॉस लॉ क्या होता है, वो दोनों केस देख लिए कि अगर चार्ज हमारा सरफेस के अंदर है तब क्या केस बन रहा है, वो चार्ज अगर सरफेस के बाहर है तो फ्लक्स की कैलकुलेशन क्या है। इतनी चीजें समझ में आ गई। ठीक है,
अब इसी चीज में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, वो समझ लो आप कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो चीज आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, IMP पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बोलते हैं? पहला पॉइंट बोलता है क्या बोलता है पहला पॉइंट कि द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, किस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ सरफेस, द शेप ऑफ सरफेस ना लिखते, शेप ऑफ क्लोज्ड सरफेस, द शेप ऑफ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ क्लोज्ड सरफेस, सरफेस का शेप कैसा है इस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड किस पर करेगी, सीधा है कि इट डिपेंड्स अपॉन टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, इट डिपेंड्स अपॉन टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। पूरा नहीं लिखा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, मतलब इसका सीधा मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर सरफेस है उसके अंदर चार्ज है +2, अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है उसके अंदर चार्ज है +2, तो आपके पास कोई सी भी सरफेस हो, चाहे सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, या कोई भी इरेगुलर सरफेस हो हमारी, तो उस पर आपकी फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड किस पर करती है, उसके अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर। आई बात समझ में? शेप कैसा भी हो, शेप गोल हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, रोम्बस टाइप का हो, किसी भी तरह का शेप हो, उस पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है किस पर, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उस पर। ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड, फिर से डज नॉट, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड, किस चीज पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ चार्ज, डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड दैट सरफेस या इनसाइड द सरफेस। ठीक है, कि फ्लक्स की वैल्यू उस चीज पर भी डिपेंड नहीं करती कि चार्ज की लोकेशन क्या है। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो कोई हमारे पास ये सर्कुलर सरफेस है, ये भी एक सर्कुलर सरफेस है, शेप की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर लोकेशन की बात कर रहा। मतलब अगर यहाँ पर इस सरफेस के अंदर चार्ज Q1 इस पोजीशन पे और इस सरफेस में चार्ज Q1 इस पोजीशन पे, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? भैया हमें तो क्या देखना है, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कहां पर है, टोटल चार्ज कितना है, उससे हमारा मतलब है ना। तो वो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस, उस चार्ज की लोकेशन क्या है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड किस पर करेगा, उसके अंदर जो टोटल चार्ज है उसके। मतलब दोनों ही केस में, इसका सीधा मतलब है कि दोनों ही केस में यहाँ पर भी फाई की वैल्यू निकालो या यहाँ पर भी फाई की वैल्यू निकालो, तो फाई की वैल्यू हमारी वही निकलेगी, चार्ज कितना है Q, Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम, तो यहाँ पर भी निकालेंगे तो वही Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम। मतलब दोनों ही केस में सेम चार्ज आएगा, मतलब दोनों ही केस में सेम फ्लक्स की वैल्यू आएगी। इसके पहले वाला जो केस था उसमें भी ऐसा ही था कि शेप कैसा भी हो, पर हमको तो लेना देना किससे, उस सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है उससे लेना देना। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। कभी ऑब्जेक्ट जैसे कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या कुछ नोट लिखवाया जाता है तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जब भी आपका एक्सटर्नल या वाइवा होता है या कोई हमसे पूछता है सवाल या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जामिनेशन, तो वो चीजें ऐसे ही पकड़ में आती है। पूछ लिया उसने, एक ऑब्जेक्टिव बना दिया कि द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, वेदर द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज या ऐसा कुछ करके, तो हमें समझ में आना चाहिए कि फ्लक्स की बात कर रहा है तो हमें पता है कि फ्लक्स की वैल्यू शेप पर भी डिपेंड नहीं करती है और उसके लोकेशन पर भी डिपेंड नहीं करती है। उसको डिपेंडेंसी क्या है, टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर कितना है उससे डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये हमारी चीज थी गॉस लॉ के कारण। गॉस लॉ हमने पढ़ा आज, गॉस लॉ के दोनों केसेस देखे हमने कि जब चार्ज अंदर हो तब क्या गॉस लॉ बनेगा और चार्ज जब सरफेस के बाहर हो उस कंडीशन में गॉस लॉ की कैलकुलेशन कैसे होगी। अगले वीडियो लेक्चर में मैं चाहे पढ़ाऊं
या ना भी पढ़ाऊं तब भी आप खुद से भी पढ़ सकते हो, जो कि क्या है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन। मतलब इस गॉस लॉ को जो हमने पढ़ा है कि एक सरफेस है, उसके अंदर चार्जेस हैं, तो उसमें अलग अलग केसेस क्या बन सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन है। कुछ एक एप्लीकेशन में अगले वीडियो लेक्चर में आपको कवर करवा दूंगा, दो तीन एप्लीकेशन अगर मैं आपको बता देता हूं तो टोटल शायद आपकी बुक में 7 या 8 एप्लीकेशन है। हर इतनी जरूरी नहीं है, पर अगर आपको 2-4 भी करते आ गए तो आप वो 10 भी कर सकते हो, जो चीज आपकी बुक में भी नहीं दी हुई। ठीक है, मतलब आपको जस्ट आपके लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया हम कैलकुलेशन किस चीज की करने वाले हैं। भैया जो लॉ पढ़ा है उसी की एप्लीकेशन, ठीक है ना, कि उसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। कि अगर हमने बाइक ली तो उस बाइक का प्रैक्टिकल यूज कहाँ पर हो रहा है, गांव मतलब घूमने में, सवारी ले जाने लाने में, या इस तरीके से। तो इसे हमारा जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन कहां पर है, ये हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को अच्छे से देख लीजिए, बुक की हेल्प ले लीजिए, दोनों को कंबाइन करके अपने नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो जाए। मैं इतना ही मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही है अभी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ एक पीडीएफ जो हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। पर बात यही है ना कि हम अगर वीडियोस बना रहे हैं, अगर आप उन चीजों को देखोगे नहीं तो हमारी मेहनत बेकार है। और हमारी मेहनत बेकार एक बार हो सकती है, पर आपकी पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी जब तक आप इन चीजों को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी।